गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी हब। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द ज्योग्राफी क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे साइक्लोन्स के बारे में, ह्यूमिडिटी के बारे में। ठीक है, ओके। तो साइक्लोन्स जो है वो हमारे कैसे बनते हैं? साइक्लोन बनने का भी मेन रीज़न प्रेशर डिफरेंस ही है। ठीक है, ओके। तो जैसे हमारी एयर की मूवमेंट हमें पता है हाई प्रेशर से लो प्रेशर होती है, तो यहाँ पर भी वही जो है कंसेप्ट यूज़ हो रहा है। देखो कैसे होता है यहाँ पर, हमें पता है साइक्लोन है ना, ऐसे होते हैं। तो साइक्लोन्स जो है वो आते क्यों हैं कि जो बाहर के लिए जो है यहाँ पर हाई प्रेशर बनता है और अंदर के लिए लो प्रेशर बनता है। और जब अंदर के लिए लो प्रेशर बनता है तो बाहर से एयर जो है वो अंदर के लिए मूव करना शुरू कर देती है। जब बाहर से एयर अंदर के लिए मूव करना शुरू कर रही है तो यहाँ पर जो है ये इस तरह से साइक्लोन्स की फॉर्मेशन होती जाती है। मतलब कि एयर अंदर के लिए जा रही है, जा रही है और अंदर जो है वो लो प्रेशर बना हुआ है। तो इस तरह से जो है यहाँ पर साइक्लोन की फॉर्मेशन होना जो है वो शुरू हो जाती है। समझ आई? साइक्लोन्स आर द सेंटर्स ऑफ द लो प्रेशर सराउंडेड बाय द क्लोज आइसोबार्स हैविंग द इंक्रीजिंग प्रेशर आउट। मतलब बाहर के लिए जो है वो हाई प्रेशर लग रहा है। ठीक है, तो ये कॉन्टिन्यूस फ्लो है ऑफ द एयर टुवर्ड्स सेंटर। मतलब सेंटर के लिए जो है कॉन्टिन्यूसली जो है सेंटर के लिए एयर मूव कर रही है और बाहर हाई प्रेशर बन रहा है, अंदर लो प्रेशर बन रहा है। तो इस तरह से जो है वो साइक्लोन्स आ रहे हैं। समझ आई बात? ठीक है, अब देखो, अब एयर जो है वो नदर हेमिस्फीयर में अलग तरीके से चलती है, सदर हेमिस्फीयर में अलग तरीके से चलती है। ठीक है, नदर हेमिस्फीयर में जो साइक्लोन्स आते हैं वो हमारे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होते हैं और जो सदर हेमिस्फीयर में साइक्लोन्स आते हैं वो हमारे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होते हैं। ठीक है, यानी एंटी और ये याद ना, ये पूछ सकते हैं क्वेश्चन पे। और दो तरह के साइक्लोन्स होते हैं, एक हो गया हमारा ट्रॉपिकल साइक्लोन, एक है टेम्परेट साइक्लोन। ठीक है, ट्रॉपिकल साइक्लोन एज नेम इंडिकेट्स दैट कि ये ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है वो हमारे ट्रॉपिक्स में होंगे। ठीक है, मतलब ट्रॉपिकल जो एरिया है वहाँ पर होंगे, और टेम्परेट साइक्लोन जो है वो उसके ऊपर वाले एरिया में होंगे। ठीक है, जो टेम्परेट रीजन आगे वहाँ पे। ठीक है, ओके। सो बात करते हैं। हाँ, जाओ, यहाँ से क्वेश्चन आता है पेपर में, पूछा जाता है कि कौन से एरिया में साइक्लोन को क्या बोला जाता है। ठीक है, तो ये देखो, टाइफून जो है वो बोला जाता है साउथ चाइना सी में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। साउथ चाइना सी में जो है टाइफून बोला जाता है साइक्लोन्स को। इंडियन ओशन में जो है वो ट्रॉपिकल साइक्लोन ही बोला जाता है। हरिकेन्स जो है वो कैरिबियन सी वाला एरिया जो है नॉर्थ अमेरिका में, वहाँ बोला जाता है। टॉर्नेडोज जो है वो यूएसए में बोला जाता है। ठीक है, यूएसए में टॉर्नेडोज बोला जाता है। और विली विली जो है वो नॉर्थन ऑस्ट्रेलिया में बोला जाता है। ठीक है, नाम याद रखना, ये पूछ जाते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कि ट्रॉपिकल और टेम्परेट साइक्लोन्स के अंदर डिफरेंस क्या है। ठीक है, डिफरेंस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है ये हमारे जहाँ पर ट्रेड विंड बेल्ट, मैंने आपको बताया था जब हमने विंड सिस्टम पढ़ा था, प्रेशर बेल्ट पढ़ी, तो मैंने बताया कि ट्रेड विंड्स कहाँ पर चलती है। तो जो जो हमारा इक्वेटर के आगे पीछे वाला एरिया है वहाँ पर जो है हमारी ट्रेड विंड्स चलती है ना, मतलब ट्रॉपिकल एरिया में जो है वहाँ पर ट्रेड विंड्स चलती है। ठीक है, ओके। तो 8 से लेकर के 20 डिग्री नॉर्थ साउथ जो है वो हमारे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स यहाँ पर आते हैं, मतलब 8 से 20 डिग्री तक। ठीक है, लेकिन ये 0 से 8 डिग्री तक फाउंड नहीं होंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि वो जो है वो क्या बोलते हैं उसको, बेल्ट ऑफ द काम हम उसको बोलते हैं। ठीक है, डोल्ड्रम वाला एरिया होता है ना, वहाँ पे कोरलिस फोर्सेस जो है वो एब्सेंट होती है। इसकी वजह से जो है वो किसी भी तरह से जो है विंड मूवमेंट या फिर कोई वेदर फिनोमिना जो है वो हमारे इक्वेटोरियल जो है वहाँ पे इक्वेटर जो है वहाँ पे नहीं होता है। तो इसलिए जो है 0 से 8 डिग्री तक जो है हमें ट्रॉपिकल साइक्लोन देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन 8 से 20 डिग्री तक जो है वो साइक्लोन्स मिलते हैं, उनको बोलते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन। ठीक है, ट्रॉपिकल एरिया के अंदर आ रहे हैं। और टेम्परेट साइक्लोन जो है वो हमारे 30 से लेकर के 65 डिग्री तक जो है नॉर्थ साउथ सब पोलर जो फ्रंटल रो जोन है वहाँ पर हमें टेम्परेट साइक्लोन देखने को मिलते हैं। ठीक है, जहाँ पर हमारा कोल्ड पोलर मास एयर जो है वो हमारी यहाँ से वार्म एयर जो जा रही है उससे मीट करती है, तो वहाँ पे जो है टेम्परेट साइक्लोन्स बनते हैं। ठीक है, समझ आया? ये जो हमारे ट्रॉपिकल साइक्लोन है ये ईस्ट टू वेस्ट मूव करते हैं ईस्टर्ली विंड बेल्ट में। ठीक है, एक ईस्टर्ली विंड बेल्ट होती है और एक वेस्टर्ली विंड बेल्ट होती है। मैंने को बताया था जो ईस्टर्ली और वेस्टर्ली हमने पढ़ा था। ठीक है, तो ये हमारे ईस्ट टू वेस्ट मूव करते हैं, और अगर हम टेम्परेट साइक्लोन की बात की जाए तो ये वेस्ट टू ईस्ट जो है वो मूव करते हैं। ठीक है, ओके। वेस्ट टू ईस्ट मूव करते हैं वेस्टर्ली विंड बेल्ट पे, और ये ईस्ट टू वेस्ट मूव करते हैं ईस्टर्ली विंड बेल्ट पे। ठीक है, ओके। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो हैं ये बहुत ही ज़्यादा छोटे साइक्लोन होते हैं, इनका डायमीटर जो है वो कम होता है, 200 से लेकर के 500 किलोमीटर तक होता है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स का। और अगर हम बात करें टेम्परेट साइक्लोन्स की, तो इनका जो है एरिया बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा एरिया होता है, डायमीटर इनका 300 से लेकर के 1500 किलोमीटर तक होता है। ठीक है, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो है ये नॉन फ्रंटल होते हैं नेचर में, लेकिन जो टेम्परेट साइक्लोन्स होते हैं ये फ्रंटल होते हैं नेचर में। ठीक है, ओके। सो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो है ये सिर्फ ओशंस पे फॉर्म होते हैं, लेकिन अगर हम बात करें टेम्परेट साइक्लोन्स की तो कॉन्टिनेंट्स पे भी फॉर्म होते हैं और ओशंस पे भी, मतलब कॉन्टिनेंट्स तक भी जाएंगे, है ना, ये कॉन्टिनेंट पे भी फॉर्म होंगे और ओशंस पे भी। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो है ये सिर्फ समर में होंगे, लेकिन टेम्परेट साइक्लोन्स जो है वो समर में भी हो सकता है, विंटर में भी हो सकता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिंग जो है वो हमें टेम्परेट लग रहे हैं ना। इट इज़ नॉट अच्छा, ट्रॉपिकल साइक्लोन की बात की जाए, इट इज़ नॉट हैव अ डेफिनेट लाइफ साइकिल नहीं होता, दे डेसिपेट एज दे पास ओवर द लैंड सर्फेस। ठीक है, तो ये कॉन्टिनेंट पे क्यों नहीं होते, इसके बारे में ये देखो यहाँ पर क्या बात है कि क्यों कॉन्टिनेंट पे नहीं होते, क्योंकि जैसे ही ये लैंड के साथ टकराते हैं तो ये डेसिपेट हो जाते हैं। ठीक है, टूट जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। ठीक है, तो मतलब देखो जैसे भी हमारे यहाँ पर आते हैं जब साइक्लोन्स आते हैं तो क्या होता है कि हमारा भी ट्रॉपिकल एरिया है ना, तो जैसे साइक्लोन्स आते हैं जैसे वो टकराते हैं हमारे सरफेस के साथ, है ना, मतलब जैसे हमारे लैंड एरिया के साथ टकराते हैं तो वो मतलब खत्म हो जाते हैं साइक्लोन, है ना। तो वही लिखा हुआ है कि जो ट्रॉपिकल साइक्लोन जो होते हैं वो डेसिपेट हो जाते हैं, लेकिन जो टेम्परेट साइक्लोन्स होते हैं तो ये इनको ज़्यादा टाइम लगता है डेसिपेट होने में। ठीक है, इनका जो डेफिनेट लाइफ साइकिल होता है इसलिए। ठीक है, समझ आया? इतनी बात समझ आई? ठीक है,
अब बात करते हैं एंटी साइक्लॉन्स। कुछ तो होंगे साइक्लॉन्स और कुछ एंटी साइक्लॉन्स होंगे। अब देखो साइक्लॉन्स के बारे में मैंने आपको बताया था, सपोज ये हमारा साइक्लॉन है, तो यहाँ पर अंदर से हाई प्रेशर बाहर के लिए बन रहा है और अंदर के लिए जो बन रहा है लो प्रेशर। तो हवा जो है वो हमारी एयर जो है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर मूव करी, दैट इज द ये क्या हमारा साइक्लॉन है। लेकिन अगर हम बात करें एंटी साइक्लॉन की, तो एंटी साइक्लॉन में क्या होगा कि अंदर के लिए जो है हाई प्रेशर बनेगा और बाहर जो है वो लो प्रेशर होगा। अब एयर जो है वो अंदर से बाहर के लिए मूव करेगी, ठीक है। इस तरह से बनते हैं हमारे क्या एंटी साइक्लॉन। समझ में आई बात? वही लिखा हुआ है, दे आर द विंड सिस्टम विच हैव द हाईएस्ट एयर प्रेशर एट द सेंटर एंड द लोएस्ट एट द आउटर मार्जिन। मतलब उल्टा हो गया उसका, कि अंदर जो है वो हाई प्रेशर है, बाहर जो है वो लो प्रेशर है, ठीक है। जो विंड ब्लोज फ्रॉम द सेंटर टू द आउटवर्ड इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब विंड जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, वहाँ पे क्या था, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज घूम रही थी, लेकिन यहाँ पर है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन घूम रही है और सदर्न हेमिस्फीयर में ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन घूमेगी। ये भी याद रखना, ठीक है। दोनों चीज़ें, चारों चीज़ें याद रखना, ठीक है। ओके उसके बाद बात करते हैं कि दे आर द हाई प्रेशर सिस्टम एंड कॉमन इन सब ट्रॉपिकल बेल्ट्स एंड प्रैक्टिकली एब्सेंट इन इक्वेटोरियल रीजन। तो ये जो एंटी साइक्लॉन्स होते हैं ये हमारे ये सब ट्रॉपिकल बेल्ट्स में हमें मेन देखने को मिलते हैं और इक्वेटोरियल रीजन में जो है हमें एंटी साइक्लॉन्स देखने को नहीं मिलते हैं, ठीक है। ये भी याद रखना। ओके और ये भी याद रखना कि जो हमारे एंटी साइक्लॉन्स होते हैं ये फेयर वेदर पे डिपेंड करते हैं। रेनलेस फेयर वेदर मतलब बिना मतलब आंधी तूफान बारिश वगैरह इनके भी जो है एंटी साइक्लॉन की फॉर्मेशन हो सकती है, ठीक है। इसलिए इनको वेदरलेस फिनोमिना जो है वो बोला जाता है, ठीक है। याद रखना। अब थंडर स्टॉर्म कैसे होती है? थंडर स्टॉर्म जो है लोकल स्टॉर्म्स है, लेकिन सिर्फ इसमें क्या होता है कि जब हमारी एयर जो है वो गर्म हो जाती है और उसकी अपवर्ड शिफ्टिंग हो जाती है, ठीक है। तो उसके बाद जो है हैवी रेनफॉल होती है, क्लाउड्स बनते हैं और हैवी रेनफॉल होती है, ठीक है। थंडर स्टॉर्म होती है, लाइटनिंग होती है। इस तरह से जो है हमारी थंडर स्टॉर्म होती है, ठीक है। Okay. Structurally, thunderstorm consists of several convective cells which are characterized by the strong updraft of the air. तो यही बात मैंने बताई कि जो एयर है वो हमारी गर्म होके मतलब अपलिफ्ट हो जाती है, ऊपर के लिए हो जाती है, फिर वहाँ पे जो है मतलब हैवी क्लाउड्स बनते हैं, फिर हैवी रेनफॉल होता है, तो उसकी वजह से जो है यहाँ पर थंडरस्टॉर्म भी होती है, ठीक है। समझ आया? उसके बाद बात करते हैं टॉर्नेडो के बारे में। टॉर्नेडोज़ क्या है? टॉर्नेडोज़ जो हैं ये हमारे स्ट्रॉन्ग ट्रॉपिकल साइक्लॉन्स हैं जिनका साइज़ छोटा होता है लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या होगा कि बहुत ही ज़्यादा हाई स्पीड से आएंगे, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रॉपिकल साइक्लॉन्स होते हैं जिनका साइज़ बहुत कम होता है। मिसिसिपी वैली में हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। मिसिसिपी वैली जो है हमारी यूएस की, वहाँ पे इसको ट्विस्टर्स बोला जाता है, ठीक है। एक तो हमने देखा था कि जो कैरिबियन सी है वहाँ पे जो है इनको बोला जाता है हरिकेन्स, ठीक है, कैरिबियन सी में, और यूएसए में टॉर्नेडोज भी बोला जाता है। इसके अलावा जो है इनको टॉर्नेडोज में आता है, यूएस में बोला जाता है। इसके अलावा जो है इनका ट्विस्टर भी इनको बोला जाता है, ठीक है। नाम याद रखना, ये क्वेश्चन पूछते हैं पेपर में, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं देन द साइक्लॉन्स। ओके एज द स्पीड ऑफ द विंड्स इज़ वेरी हाई, बहुत ज़्यादा हाई होती है, 220 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो है ये जो है ट्रैवल करते हैं। तो बहुत ज़्यादा फास्ट स्पीड से चलता है, हाई स्पीड से चलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं जेट स्ट्रीम्स के बारे में। अच्छा जेट स्ट्रीम क्या है? जेट स्ट्रीम जो है ये भी हमारी क्या है, फास्ट मतलब एयर मूवमेंट है, ठीक है। रैपिडली मूविंग सर्कमपोलर वेस्टर्ली एयर सर्कुलेशन इन अ नैरो बेल्ट ऑफ फ्यू हंड्रेड किलोमीटर्स, ठीक है, विद इन किलोमीटर्स विथ इन द अपर लिमिट ऑफ द ट्रोपोस्फीयर इज कॉल्ड जेट स्ट्रीम, ठीक है। जेट स्ट्रीम के बारे में एक बात ये याद रखना कि ये हमारी ट्रोपोस्फीयर पे चलती है, ठीक है। वेस्टर्ली एयर सर्कुलेशन है, ठीक है, वेस्ट के लिए चलती है, ठीक है। और इसकी विड्थ भी होती है, कुछ किलोमीटर्स तक इसकी विड्थ भी होती है, और कुछ किलोमीटर्स तक ये क्या होती है, लॉन्ग भी होती है, ठीक है। ये भी याद रखना चाहिए, मतलब बहुत ही ज़्यादा हाई स्पीड में हवाएं चल रही हैं वेस्ट के लिए और ट्रोपोस्फेयर पे चल रही हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अपर लिमिट ऑफ द ट्रोपोस्फेयर, उसको बोलेंगे जेट स्ट्रीम, ठीक है। ओके इनका जो पाथ होता है बहुत ज़्यादा वेवी और मेंडरिंग होता है। मेंडरिंग का मतलब होता है जो इस तरह से चलती है, उनको बोलते हैं मेंडरिंग, ठीक है। द एक्सटेंट ऑफ द जेट स्ट्रीम नैरोज डाउन ड्यूरिंग द समर सीजन, ठीक है, बिकॉज ऑफ देयर नॉर्थ शिफ्टिंग वाइल दीज एक्सटेंड अप टू द 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड ड्यूरिंग द मिड सीजन। तो ये याद रखना कि समर सीजन में जो इनका जो एक्सटेंड है वो जो है वो कम हो जाता है, ठीक है, नैरो हो जाता है, लेकिन विंटर में जो है ये एक्सटेंड हो जाती हैं, ठीक है। बस इतना याद रखना, ठीक है। ओके जेट स्ट्रीम्स आ गए, अब आगे देखेंगे कैसे दिखती हैं कैसे नहीं। ह्यूमिडिटी की बात करते हैं। अब ह्यूमिडिटी क्या होती है ये याद रखना, इनकी स्पीड जो है 320 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो है वो हमारी जेट स्ट्रीम चलती है, ठीक है। बात करते हैं ह्यूमिडिटी के बारे में। अब ह्यूमिडिटी क्या है? ह्यूमिडिटी ऑफ एयर रेफर्स टू द कंटेंट ऑफ द वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर। जैसे अभी जो जिस टाइम पर अभी मौसम चल रहा है तो हमारे यहाँ पर क्या है, एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, ठीक है। ओके क्योंकि गर्मी भी नहीं है, सर्दी भी नहीं है, ठीक है, लेकिन ये ह्यूमिडिटी है। ह्यूमिडिटी का मतलब होता है कि हमारे पर्टिकुलर टाइम में, ठीक है, पर्टिकुलर प्लेस में जो है कितने वाटर वेपर जो है वो प्रेजेंट है एयर में, उसको हम क्या बोलते हैं, ह्यूमिडिटी बोलते हैं, ठीक है। मतलब वाटर वेपर नमी होती है ना, जो नमी प्रेजेंट है उसको क्या बोलते हैं, ह्यूमिडिटी बोलते हैं। ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए जो है इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइग्रोमीटर बोलते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो है हाइग्रोमीटर के अलावा एक और इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम स्लिंग साइक्रोमीटर बोलते हैं, ठीक है। ये नाम याद रखना, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। ओके तो क्या पढ़ा हमने, ह्यूमिडिटी जो है वो हमारी मेजर की जाती है हाइग्रोमीटर से और स्लिंग साइक्रोमीटर से, ठीक है, याद रखना। अब पढ़ते हैं ह्यूमिडिटी के ओवर कंसेप्ट क्या क्या है। ओके अच्छा ह्यूमिडिटी कैपेसिटी क्या होती है?
ह्यूमिडिटी कैपेसिटी का मतलब होता है कि किसी पर्टिकुलर प्लेस के अंदर कितनी वॉल्यूम ऑफ वाटर वेपर्स जो हैं प्रेजेंट है वहाँ पे एक सर्टेन टेम्परेचर पे, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, ह्यूमिडिटी कैपेसिटी बोलते हैं। कि मतलब कितना मॉइस्चर जो है प्रेजेंट है किसी पर्टिकुलर प्लेस में, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर में, उसको बोलते हैं ह्यूमिडिटी कैपेसिटी, ठीक है, कैपेसिटी। उसके बाद बात करते हैं एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी की। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी का मतलब होता है कि द टोटल वेट ऑफ द मॉइस्चर कंटेंट पर वॉल्यूम ऑफ द एयर एट ए डेफिनेट टेम्परेचर इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। मतलब कि टोटल वेट ऑफ मॉइस्चर जो है कितना प्रेजेंट है पर वॉल्यूम ऑफ, मतलब पर वॉल्यूम ऑफ एयर के अंदर टोटल कितने मतलब टोटल कितना वेट का मॉइस्चर प्रेजेंट है, उसको बोलेंगे एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, ठीक है, ओके। उसके बाद आते हैं स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी का मतलब होता है कि 1 किलोग्राम ऑफ द एयर के अंदर कितने ग्राम्स ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट है, उसको क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी बोलेंगे, ठीक है। इट रिप्रेजेंट द एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ द मॉइस्चर प्रेजेंट इन ए डिफरेंट अमाउंट ऑफ द एयर। तो अगर हम बोलें कि एक्चुअल क्वांटिटी जो है कैसे मेजर होती है मॉइस्चर की, तो वो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी से मेजर होती है। इसमें बताया जाता है कि कितने 1 kg ऑफ द एयर के अंदर कितने ग्राम्स ऑफ मॉइस्चर जो है वो प्रेजेंट है, उसको बोलेंगे स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। बात करते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी की। रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वो रेशो होती है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी की एंड टू द ह्यूमिडिटी कैपेसिटी। टोटल कैपेसिटी जो है वो कितनी है, उसमें से एक्चुअल वहाँ पे जो है कितनी ह्यूमिडिटी प्रेजेंट है, उसको क्या बोलेंगे, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ठीक है। रेशो ऑफ द अमाउंट ऑफ द वाटर वेपर एक्चुअली प्रेजेंट इन द एयर हैविंग द डेफिनेट वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, ठीक है, डेफिनेट वॉल्यूम और टेम्परेचर कितना जो है यहाँ पर मॉइस्चर प्रेजेंट है, ठीक है, टू द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द एयर कैन होल्ड, ठीक है, कितना एयर जो है वहाँ पे होल्ड कर सकती है, उसमें से कितना प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड द रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ठीक है। रिलेटिव जो है वो किसी न किसी के रिलेटिव में होगी ना, तो ये मतलब हो गया, ठीक है, समझ आया, ओके। उसके बाद यहाँ पर है कंडेंसेशन और उसकी कुछ फॉर्म्स होती है। देखो जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी ना बहुत ज़्यादा हो जाती है, जब ह्यूमिडिटी बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है, मतलब 100% ऑफ मतलब पहुँच गई है, वो इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो गई है, ठीक है, उस टाइम पे जो है हमारी एयर जो है वो कम्प्लीटली सैचुरेटेड होती है। कम्प्लीटली सैचुरेटेड का मतलब क्या हो गया, सैचुरेटेड का मतलब क्या हो गया कि उस टाइम पे एट द मतलब एक्सटेंड पे जो है हमारी यहाँ पर क्या है, ह्यूमिडिटी है, मतलब पूरे तरीके से जो है ह्यूमिड एटमॉस्फेयर जो है यहाँ पर हो गया, ठीक है। और उस टाइम पे जो एयर टेम्परेचर है उसको क्या बोलेंगे, ड्यू पॉइंट, मतलब कि एक ऐसा टेम्परेचर जिस टाइम पे हमारी ह्यूमिडिटी जो है वो 100% है, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे ड्यू पॉइंट, ठीक है। ये एक ऐसी स्टेज होती है जहाँ पर फिजिकल स्टेज जो है वो चेंज होती है, मतलब गैशियस से वो जो है लिक्विड फेज में होते हैं, ठीक है। यही मतलब नमी है, जैसे कि हमने ओस वगैरह देखी होगी, है ना, तो ये सारी जो है ये कंडेंसेशन और उसकी फॉर्म्स हैं, ठीक है। जिस टाइम पे हमारी यहाँ पर ह्यूमिडिटी जो है वो 100% होती है, उस टाइम पर ये क्या बन जाता है, वाटर वेपर बन जाते हैं, उनकी जो है गैशियस स्टेज जो है वो चेंज होती है, वो गैस से क्या हो जाता है, लिक्विड बन जाते हैं, ठीक है। एंड द रिवर्स ऑफ द वेपराइजेशन, वेपराइजेशन का ये रिवर्स होता है। द प्रोसेस ऑफ द कंडेंसेशन डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ द रिलेटिव ह्यूमिडिटी प्रेजेंट है। तो यही बात है कि कितनी जो है कंडेंसेशन होगी, ये डिपेंड करता है कि कितनी वहाँ पर जो है हमारी क्या बोलते हैं उसको, रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में, तो उसी पर डिपेंड करेगा कि कंडेंसेशन, ओके। अब बात करते हैं स्मॉग के बारे में। तो ये सारी चीज़ें जो देखेंगे ये सारी हमारी कंडेंसेशन और उसकी फॉर्म्स है। स्मोक के बारे में देखेंगे। स्मोक तो हमें पता ही है, स्मोक जो है 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, स्मोक प्लस फॉग, ठीक है। जब फॉग के अंदर, ठीक है, धुंध के अंदर जो है स्मोक मिक्स हो जाती है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्मोक बोलते हैं। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ द फॉग दैट ओकर्स इन एरियाज विद द एयर कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ स्मोक। जहाँ पर बहुत ज़्यादा स्मोक है वहाँ पे स्मॉग बनेगी, ठीक है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं फॉग के बारे में। अब फॉग मैंने आपको बताया धुंध है, ये मतलब लोअर लेयर ऑफ द लोअर लेयर जो है मतलब हमारे एटमॉस्फेयर के लोअर लेयर के अंदर जो है कुछ ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, लेकिन ये प्रेसिपिटेशन की फॉर्म नहीं है, ठीक है। फॉग जो है सिर्फ धुंध होती है, यहाँ पर पानी अभी नहीं बना हुआ, ठीक है, मतलब जैसे नमी जो होती है वो नहीं होती यहाँ पर, ठीक है, इतनी ज़्यादा नहीं होती यहाँ पर विजिबिलिटी, क्योंकि इसलिए प्रेसिपिटेशन जो है हम कंसिडर नहीं करते फॉग को, ठीक है, ओके। तो विजिबिलिटी जो है मतलब 1 किलोमीटर तक जो है वो हमें कोई बंदा नहीं दिखाई देता, तो उस टाइम पर जो है हम इसको बोलेंगे यार फॉग है, ठीक है। जो फॉग में ही स्मोक मिक्स हो जाएगी तो हम उसको क्या बोलेंगे, स्मॉग बोलेंगे, ठीक है। बनती फॉग भी ड्रॉपलेट से ही है, ठीक है। स्मॉग जो है वो भी ड्रॉपलेट से बनेगी, ड्यू जो है वो भी ड्रॉपलेट्स ही होते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स ही होते हैं, ठीक है। उसके बाद कहते हैं हेज़ के बारे में। अभी हेज़ में क्या है कि इसके अंदर जो है फॉर्म बाय द वाटर पार्टिकल्स दैट हैव कंडेंस्ड इन द एटमॉस्फेयर। और यहाँ पर जो विजिबिलिटी होती है हेज़ और फॉग में क्या डिफरेंस है कि मतलब फॉग में जो है 1 किलोमीटर तक कोई बंदा खड़ा तो हमें नहीं दिखेगा, लेकिन यहाँ पर हेज़ में तो है थोड़ी विजिबिलिटी हमें ज़्यादा होती है, 2 किलोमीटर तक तो बंदे हैं जो हमें दिख जाएंगे, मतलब, ठीक है ना। और यहाँ पर वाटर पार्टिकल्स जो हैं वो सस्पेंडेड होते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, ठीक है। और बात करते हैं फ्रॉस्ट के बारे में। फ्रॉस्ट से पहले आपको ड्यू पता होना चाहिए कि ड्यू क्या है। अब ड्यू जो है वो है हमारी ओस, ठीक है, जो हम देखते हैं या घास पे देखते हैं या ना गीला गीला हुआ होता है, कपड़े अगर हमने रेडी होते हैं इस टाइम पे जो है हम देखेंगे तो वहाँ पर क्या होते हैं, ड्यू वहाँ पे हो जाती है, उसको हम ओस बोलते हैं, ओस बोलते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि जब ये हमारी ड्यू जो है ये जम जाए, ठीक है, मतलब ऐसा टेम्परेचर हो या बहुत ज़्यादा ठंड हो, है ना, तो यही जब ड्यू जो जम जाती है तो उसको हम फ्रॉस्ट बोलते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए फ्रॉस्ट इज अ मॉइस्चर ऑन द ग्राउंड सरफेस दैट कंडेंसेस डायरेक्टली इनटू आइस, मतलब जो डायरेक्टली जो है वो आइस बन जाए, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे फ्रॉस्ट, ठीक है। व्हेन कंडेंसेशन ओकन बिलो
फ्रीजिंग पॉइंट, जब कंडेंसेशन जो है बिलो फ्रीजिंग पॉइंट हो रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे फ्रॉस्ट, ठीक है। तो समझ आया कि ड्यू क्या है, ड्यू होगी ओस, जब ओस जो है वो डायरेक्ट ओस ना बने, सीधे आइस बन जाए तो उसी को हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे फ्रॉस्ट, ठीक है। ओके, तो यहाँ तक समझ आ गया होगा। कल रेनफॉल वगैरह पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे क्लाउड्स, रेनफॉल, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।